हाई एल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट को डेवलप करने की रेस में एचएएल को अभी नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी की तरफ से पीछे छोड़ दिया गया है। लियोनार्डो पर लगा गए प्रतिबंध को हटाने के बाद अभी क्या इंडियन एयरफोर्स के AW101 वीवीआईपी चॉपर्स को दोबारा सर्विस में शामिल किया जा सकता है? भारत की एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी की तरफ से एचएएल से पहले ही लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट को डेवलप कर लिया गया है और अंत में बहुत सारे खबर है जिसके बारे में हम एक एक करके आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट सोलर पावर अनमेन्ड एरियल व्हीकल को लेके। लगभग 3 से 4 महीने पहले नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी की तरफ से बताया गया था कि वो अभी एक सोलर पावर यूवी को डेवलप करने वाले हैं और अभी पता चला है कि फाइनली CSIR और नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी यानी कि नाल की तरफ से जॉइंटली एक सोलर पावर यूवी को डेवलप कर लिया गया। लेकिन ये एक्चुअल यूवी का एक स्केल डाउन वेरिएंट होने वाली है, यानी कि ओरिजिनल साइज के मुकाबले ये साइज में थोड़ा छोटा रहने वाला है। वैसे देखा जाए तो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी इस मामले में एचएएल के मुकाबले काफ़ी तेज है, क्योंकि पिछले साल एरो इंडिया शो के अवसर पर एचएएल की तरफ से भी अपनी एक हाई एल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट को डेवलप करने के लिए कहा गया था, लेकिन अभी तक उसमें कोई खास डेवलपमेंट आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन इसके कई महीने बाद नाल की तरफ से अनाउंस किया गया था कि वो भी अपनी एक वैसी यूवी को डेवलप करने वाले हैं। भले ये साइज में या सर्विस सेलिंग के मामले में एचएएल के सीडो सैटेलाइट के मुकाबले कम रहने वाला था, लेकिन अभी इसकी ट्रायल शुरू होने वाली है और उम्मीद है कि इसी साल के अंत से पहले नाल की तरफ से अपनी सोलर यूवी की ट्रायल को शुरू कर दिया जाएगा। अभी नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी की हाई एल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट सिस्टम को मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से ही फंडिंग किया जा रहा है और 2025 तक इसको फुली ऑपरेशनल करने का प्लान किया जा रहा है। अनलाइक एचएएल की हाई एल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट सिस्टम की तरह ये मेनली सिविलियन एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होने वाली है और इसे नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी की तरफ से टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में 5G स्पेक्ट्रम में या 6G स्पेक्ट्रम में इस्तेमाल करने का प्लान किया गया, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर इसको सर्वेलेंस के लिए, रिकॉनेंस के लिए या ऐसे किसी भी मिशन के लिए डिप्लॉय किया जा सकता है। अभी इसकी 2 सब स्केल प्रोटोटाइप को बनाया जाने वाला है, जिनको इनिशियली 3 किलोमीटर के एल्टीट्यूड में टेस्ट किया जाएगा और फाइनली जो ओरिजिनल प्रोटोटाइप को बनाया जाएगा उसको 20 किलोमीटर के एल्टीट्यूड में टेस्ट किया जाएगा, जिसके बाद इसको प्रोडक्शन के लिए क्लियरेंस दिया जाएगा। अगला अपडेट ऑगस्टा वेस्टलैंड की तरफ से है। आप सब जानते हैं कि वीवीआईपी चॉपर स्कैम की वजह से भारत की तरफ से लियोनार्डो के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जो कि ऑगस्टा वेस्टलैंड की पेरेंट कंपनी है और तब से भारत ऑगस्टा वेस्टलैंड के साथ कोई भी डिफेंस डील को नहीं कर रहा था। लेकिन पिछले साल के अंत में भारत की तरफ से लियोनार्डो के ऊपर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया गया था, जिसके बाद ये आगे चल के इंडियन डिफेंस सेक्टर में भारत की तरफ से इशू किए गए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या टेंडर के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब जैसे कि लियोनार्डो पर बैन लगा दिया गया था, तो पहले भारत की तरफ से ऑगस्टा वेस्टलैंड से जिन चॉपर्स को खरीदा गया था उनकी स्पेयर पार्ट और सर्विस जैसे फैसिलिटी भारत को मिलना बंद हो गया था और 2013 में इंडियन एयरफोर्स में शामिल किए गए 3 AW101 हेलीकॉप्टर्स को मजबूरन हमको ग्राउंडेड कंडीशन में रखना पड़ा था और आज भी ये हेलीकॉप्टर दिल्ली की पालम एयरबेस में मौजूद है और इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अभी ऐसा लग रहा है कि शायद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इनको वापस सर्विस में शामिल किया जा सकता है या फिर इसको ऑफिशियली इस्तेमाल करना स्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए लियोनार्डो की तरफ से हमें इनकी सर्विस, मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट रिलेटेड इक्विपमेंट को सप्लाई करना काफ़ी ज़रूरी है और अगर वापस हमें इनकी स्पेयर मिलने लगते हैं तो हो सकता है इनको एक्टिव ड्यूटी में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब प्रॉब्लम ये है कि हेलीकॉप्टर पिछले 8 सालों से ऑपरेट नहीं किए गए। भले ही ये एकदम नए हेलीकॉप्टर थे जिनको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी इनको पिछले 8 सालों से इस्तेमाल नहीं किया गया, तो इनको अभी भी सर्विस में शामिल करने से पहले अच्छे तरीके से डीप ओवरऑलिंग की ज़रूरत पड़ने वाली है और अगर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर की तरफ से इसमें भारत को सपोर्ट किया जाता है तब जाके इनको ओवरऑल करके एक्टिव ड्यूटी में शामिल किया जा सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि ओरिजिनली ऐसे 12 हेलीकॉप्टर्स को एक्वायर करने का प्लान किया गया था, लेकिन बीच में स्कैम जैसे एक्टिविटी सामने आने की वजह से इस डील को कैंसिल कर दिया गया था। तो अभी हमारे पास ऐसे बस 3 हेलीकॉप्टर मौजूद है, तो बस 3 हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करने के लिए मे बी यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन होने वाला है वो हमको ज़्यादा हो सकता है। अगला अपडेट लॉयल विंगमैन को लेके, और अभी हम एचएएल की लॉयल विंगमैन के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि एचएएल अकेले ऐसे सिस्टम को डेवलप नहीं कर रहा है।
आप सब जानते होंगे कि बोइंग की तरफ से भी ऐसे एक लॉयल विंगमैन को डेवलप किया जा रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी जिसका नाम काइनेटिक्स इंजीनियरिंग सॉल्यूशन है, वो भी अभी यूके बेस्ड एक कंपनी के साथ टाई अप करके भारत में ही एक लॉयल विंगमैन को डेवलप कर चुके हैं। इसके बारे में सबसे पहले 2021 के मार्च में कुछ अपडेट सामने आया था और उनकी तरफ से बताया गया था कि वो आगे चल के ऐसे सिस्टम को डेवलप करने वाले थे। और इनिशियली एक लॉयल विंगमैन जिसका ऑफिशियल नाम एकलव्य बताया गया था और एक यूएवी जिसका नाम ऑफिशियली माया बताया गया था, इन दोनों सिस्टम को काइनेटिक्स इंजीनियरिंग की तरफ से डेवलप करने का अनाउंसमेंट किया गया था। इसमें अगर माया की बात करें तो ये एक हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन होने वाली थी जिसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और या थर्मल इमेजर जैसे सेंसर्स मौजूद रहने वाले थे। इसके अलावा इसमें सिंथेटिक एपर्चर रडार, मैरीटाइम पेट्रोल रडार जैसे पेलोड मौजूद रहने वाले थे। जबकि जो एकलव्य होने वाला था वो एक लॉयल विंगमैन होने वाला था जिसका डिजाइन स्टेल्थ डिजाइन होने के साथ साथ इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, डाटा फ्यूजन सिस्टम, एआई और स्वॉर्म अटैक कैपेबिलिटी मौजूद होने वाली थी। और ये स्टेटमेंट मार्च 2021 में दिया गया था और अभी लगभग एक साल के बाद काइनेटिक्स इंजीनियरिंग की तरफ से अपनी एकलव्य यानी कि लॉयल विंगमैन का एक प्रोटोटाइप को डेवलप किया जा चुका है और उम्मीद है कि इसी साल के अंदर इसकी टेस्ट फ्लाइट को भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसकी डिज़ाइन एचएएल के विंगमैन के साथ देखा जाए तो ओवरऑल काफ़ी सिमिलर है, लेकिन इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें काफ़ी सारे कॉस्मेटिक चेंजेस आपको नज़र आ सकते हैं। और बाकी इसके ऑपरेशन रोल की बात करें तो इनको अनमैन्ड टीमिंग, एआई, स्वॉर्म अटैक, एयर कॉम्बैट या फिर एस्कॉर्ट जैसे रोल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और मेरे हिसाब से ये हमारी प्राइवेट डिफेंस सेक्टर कंपनियों के लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होने वाली है और अभी एचएएल को इस बात से सीख लेना भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि मे बी आने वाले 10 सालों के बाद कई ऐसे इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी सामने आ जाएंगे जो कि एचएएल को काफ़ी पीछे छोड़ने वाले हैं और जो काम एचएएल 10 साल में पूरा करता था उसको ये सब 1 या 2 साल के अंदर ही कंप्लीट करने वाले हैं। अगला अपडेट ऑफसेट क्लॉज को लेके। आप सब जानते हैं कि हमारे जितने भी डिफेंस डील्स होते हैं उन सभी में ऑफसेट क्लॉज को मैंडेटरी कर दिया गया था और इसके अंदर फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर को टोटल डील अमाउंट के कुछ पार्ट्स जो कि डील के हिसाब से ऑफसेट क्लॉज के अंदर आते हैं उनको वापस भारत में इन्वेस्ट करना पड़ता है, जिसके अंदर वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप कर सकते हैं या फिर किसी इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी के साथ टाई अप करके अपनी लोकल असेंबली लाइन को यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। नॉर्मली ये टोटल डील के 30% के आसपास होती है जो कि ऑफसेट क्लॉज के अंदर आती है और हर उस डील में ऑफसेट क्लॉज मौजूद होता है जिनकी टोटल कॉस्ट 2000 करोड़ से ज़्यादा होता है और जो फर्स्ट ट्रैक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके अंदर ऑफसेट क्लॉज को लागू नहीं किया जाता है। लेकिन अभी राज्यसभा में पेश किए गए एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 साल में भारत की तरफ से जितने भी डिफेंस डील साइन किए गए थे उनमें से अभी 21 डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आज तक ऑफसेट ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं किया गया और अभी उन डील्स में शामिल लगभग 16 कंपनियों के ऊपर लगभग $41.14 मिलियन का फाइन लगाया गया है। अब इसके लिए पिछले साल गवर्नमेंट की तरफ से भी उन सभी कंपनियों को एक वार्निंग दिया गया था कि डील फाइनल होने के 3 साल पूरे होने के बाद जो कंपनी अभी अपनी ऑफसेट ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करे उनको इसको कंप्लीट कर देना चाहिए, वरना उनके ऊपर आगे चल के फाइन लगाया जा सकता है। और अभी जो 21 कंपनियों के ऊपर फाइन लगाया गया है इनको अभी लगभग $2.24 बिलियन भारत में वापस इन्वेस्ट करना था, जो कि पिछले 5 सालों से इन्वेस्ट नहीं कर रहे। टोटली पिछले 5 साल में 57 कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था जिसमें कुल $13.52 बिलियन ऑफसेट ऑब्लिगेशन के अंदर आते थे, लेकिन मैक्सिमम ऑफसेट क्लॉज को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया गया है। अगला अपडेट एक मिक्स्ड अपडेट होने वाला है जिसमें हम एक ही हेडलाइन के अंदर मल्टीपल अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम डीआरडीओ की तरफ से इशू किए गए मल्टीपल नोटम वार्निंग के बारे में बात करने वाले हैं। रिसेंटली भारत की तरफ से बे ऑफ बंगाल के ऊपर 4 नोटम वार्निंग को इशू किया गया और ये सभी के सभी ट्रायल इसी महीने के अंदर होने वाले हैं। इनको 8 से 16 अप्रैल के बीच इशू किया गया है। अगेन इस दौरान कौन कौन से मिसाइल की टेस्टिंग होने वाली अभी तक क्लियर नहीं हुआ है और जब तक ऑफिशियली डीआरडीओ की तरफ से बताया नहीं जाता कि वो कौन से मिसाइल की टेस्टिंग करने वाला या कर चुके हैं, ये तब तक क्लियरली पता नहीं चलने वाली है। दूसरा अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से और अभी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक आज इंडियन आर्मी की एक चीता हेलीकॉप्टर को हिमाचल प्रदेश में इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा है और अभी तक ये पता नहीं चला है कि एक्चुअली हेलीकॉप्टर में क्या खराबी आई थी जिस वजह से इसको इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा था। लेकिन ये बताया गया कि जो हेलीकॉप्टर था ये पठानकोट एयरवेज की तरफ जा रहा था, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज इसमें सामने आ गए थे जिस वजह से पायलट की तरफ से प्रिकॉशन लेते हुए इसको हिमाचल प्रदेश के उन्ना डिस्ट्रिक्ट में इमरजेंसी बेसिस पर लैंड कराया गया था। लेकिन अच्छी बात यह कि इसमें हेलीकॉप्टर को या पायलट को कोई नुकसान नहीं हुआ है। साथ ही एक और अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी है और कल इंडियन एयरफोर्स के यूएवी क्रैश होने की खबर लेट नाइट को सामने आया था।
ये इंडियन एयरफोर्स का एक सर्चर यूएवी था जो कि राजस्थान की जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट की गोपा कॉलोनी के करीब क्रैश हो गया था। अब ये किस वजह से क्रैश हुआ था, इसको लेके अभी एक डिटेल ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन होने वाली है। लेकिन अच्छी बात यह कि इस हादसे के दौरान किसी को कोई चोट नहीं आया था। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।